नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और उन्होंने आज एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दावा है राजस्थान में होने वाले 5 विधानसभा उपचुनावों को लेकर। सीपी जोशी का कहना है कि राजस्थान में जो 5 विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनमें भाजपा की जीत होगी। वैसे तो लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, तमाम नेता हो, सभी ने दावे तो यही किए थे कि पूरी 25-0 भाजपा के पक्ष में जाएंगी लोकसभा की सीटें, लेकिन परिणाम आया तो 11 सीटें इनके हाथ से खिसक गई। अब फिर एक बार दावा किया जा रहा है। खैर, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, अपनी पार्टी की जीत के दावे करता है, लेकिन 5 विधानसभा सीटें जो हैं जिन पर उपचुनाव होना है, जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं, पहले उनकी प्रकृति जानना बहुत जरूरी है। दरअसल जो 5 सीटें हैं उनमें से 84 विधानसभा से जो आदिवासी क्षेत्र की है उसकी प्रकृति अलग है और बाकी चारों सीटों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। दरअसल अपन चारों सीटों की बात करें तो सबसे पहले बात करें दौसा विधानसभा की। दरअसल दौसा विधानसभा सीट वैसे तो सामान्य वर्ग के लिए है, लेकिन यहां पर एक तरह से यह मान सकते हैं कि मुरारी लाल मीणा का दबदबा है। वे बसपा से भी जीते, वे कांग्रेस से भी जीते। पिछले 4 चुनावों की ही बात करें, जब से परिसीमन हुआ है उसके बाद से जो 4 चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उन चारों चुनावों की बात करें तो 3 बार मुरारी लाल मीणा ने जीत दर्ज की है। वे बसपा से भी जीते हैं, 2 बार कांग्रेस से भी जीते हैं। सिर्फ 2013 में भाजपा की ओर से शंकरलाल शर्मा ने दौसा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। अब यहां का समीकरण ऐसा है कि यहां मीणा, गुर्जर, मुस्लिम, एससी, ब्राह्मण, वैश्य और बाकी ओबीसी की जातियां हैं, और यहां गुर्जर और मीणा मत अगर साथ हो जाते हैं, उनमें एससी और मुस्लिम साथ हो जाते हैं, तो फिर जीत उस पलड़े में चली जाती है। यही कारण है कि चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा रहे और 3 बार उन्होंने जीत दर्ज की। अब आए देवली उनियारा की बात करें। देवली उनियारा में भी परिसीमन के बाद जो 4 चुनाव हुए हैं, उन 4 में से 3 चुनाव कांग्रेस के खाते में गए हैं। पहले रामनारायण मीणा जीते, उसके बाद में 2 बार लगातार हरीश मीणा वहां से विधायक बने और अब वे टोंक से लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। यहां भी 2013 छोड़ दें, जबकि भाजपा के राजेंद्र गुर्जर ने चुनाव जीता था। इसके अलावा 3 चुनाव जो बाकी हैं वो कांग्रेस की झोली में गए थे। यहां भी अगर जातिगत बात करें तो गुर्जर, मीणा, एससी, मुस्लिम, राजपूत और उसके बाद में ओबीसी और अन्य जातियां आती हैं, और यहां का समीकरण भी इन्हीं जातियों पर बनता है कि गुर्जर के साथ अन्य जाति कोई जुड़ जाती है तो गुर्जर उम्मीदवार जीत जाता है, मीणा के साथ में अन्य जातियां आ जाती है तो मीणा उम्मीदवार जीत जाता है। 4 में से पिछले जो चुनाव हैं 4, उनमें से 3 चुनाव मीणा जाति ने जीते। तीनों जो चुनाव जीते वे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, पहले रामनारायण मीणा ने और लगातार 2 चुनाव हरीश मीणा ने जीते। अब झुंझुनू की बात की जाए तो झुंझुनू में ये मान सकते हैं कि वहां भाजपा ने जीत के लिए तमाम प्रयास करके देख लिए, लेकिन भाजपा को वहां जीत नहीं मिल पा रही है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां ओला परिवार का एक छत्र राज है, दबदबा है। लगातार 4 चुनाव विजेंद्र ओला ने वहां से जीते हैं, और अब जो उपचुनाव होना है उसमें क्या होगा यह बाद की बात है, लेकिन उस सीट की प्रकृति पूरी तरह से जाट आधारित है। वहां पर जाट उम्मीदवार लगातार जीतते रहे हैं। हालांकि राजपूत उम्मीदवार के रूप में भी वहां कई नेताओं ने भाग्य आजमाया, लेकिन बात नहीं पड़ी। अब भी लगातार जाट उम्मीदवारों के बीच में ही मुकाबला सिमटता रहा है, और यहां जाटों के अलावा राजपूत भी हैं, मुस्लिम भी बहुतायत में हैं, माली वोटर भी हैं, ओबीसी के अन्य वोटर भी हैं, सामान्य वर्ग भी है, लेकिन दबदबा जो सीट पर है एक तरह से मान सकते हैं कि ओला परिवार का है, और 8 से लेकर 23 तक लगातार ओला परिवार ही यहां से चुनाव जीतता आ रहा है। अब बात करें खींवसर की, तो खींवसर में पार्टी चुनाव नहीं जीतती। जी हां, खींवसर में अगर कोई चुनाव जीतता है तो वह हनुमान बेनीवाल जीतता है। परिसीमन के बाद में जो स्थितियां बनी है, 2008 से 23 तक के चारों चुनाव हनुमान बेनीवाल और उनके भाई ने ही जीते हैं। हनुमान बेनीवाल भाजपा से भी जीते, हनुमान बेनीवाल निर्दलीय भी जीते, हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी बनाई और उससे भी जीते। उसके बाद पिछली बार जब वे सांसद बने, उपचुनाव हुआ, उनके भाई नारायण बेनीवाल जीते।
अब फिर वहां उपचुनाव होना है, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल यानी कि हनुमान बेनीवाल और उनका परिवार का दबदबा आया है। हालांकि भाजपा उम्मीदवार ने इस बार आम चुनाव में बहुत नजदीकी 2000 के आसपास चुनावी हार झेली है। ऐसे में भाजपा की नजर खींवसर सीट पर गड़ी हुई है और भाजपा चाहती है कि इस बार खींवसर में हनुमान बेनीवाल के दबदबे को तोड़कर यह सीट जीती जाए। वहीं 84 जो आदिवासी विधानसभा क्षेत्र है, वहां कभी भी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। वहां कांग्रेस भी जीती, वहां भाजपा भी जीती और अब वहां भारतीय आदिवासी पार्टी जीत रही है। दरअसल वह आदिवासी सीटें प्योर और वहां जो भी फैसला होना है वह आदिवासी वोटरों को ही करना है। अब चूंकि आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत डूंगरपुर बांसवाड़ा से अब लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, ऐसे में वहां उपचुनाव होना है। अब वहां क्या होना है यह अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं, एक तरह से आदिवासी पार्टी का उस पूरे बेल्ट में दबदबा नजर आ रहा है। हालांकि उपचुनाव जब होंगे, क्या वापस इंडिया गठबंधन के साथ आदिवासी पार्टी लड़ेगी या कांग्रेस और आदिवासी पार्टी अलग लड़ेगी और भाजपा को उसका फायदा मिलेगा, यह सब चीजें उस समय सामने आएंगी जब चुनाव घोषित हो जाएंगे, उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे और चुनाव शुरू होकर प्रचार अभियान चालू होगा। फिलहाल जो स्थितियां हैं वह मैंने आपको बताई है कि इन स्थितियों में ये जो 5 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, इनमें पिछली जो 4 चुनाव की गणित रही है वह मैंने आपको बताई है। जहां तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करें तो देवली उनियाराम में चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हरीश मीणा के परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है कांग्रेस से। वहीं भाजपा एक बार फिर राजेंद्र गुर्जर पर दांव आजमा सकती है। हालांकि विजय बैंसला पिछली बार 19,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे थे। क्या पार्टी उन पर फिर से विश्वास कर सकती है या फिर किसी और उम्मीदवार को ला सकती है? कांग्रेस में भी इस बार गुर्जर उम्मीदवार के तौर पर कोटा से हारे हुए प्रहलाद गुंजल पर दांव खेलने की बात की जा रही है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने ओम बिरला को कोटा में कड़ी टक्कर दी थी। जहां तक झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में यह तय है कि ओला परिवार के किसी सदस्य पर कांग्रेस दांव खेलेगी, चाहे वह राजबाला ओला हो या उनके पुत्र हो। दौसा की बात करें तो कहा तो यही जा रहा है कि मुरारीलाल मीणा के परिवार में से किसी को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मुरारीलाल मीणा इस बात से इनकार कर रहे हैं और वहां कोई नया उम्मीदवार सामने आ सकता है। अब वहां किसका भाग्य खुलना है? वहीं भाजपा क्या फिर से किसी ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव खेलेगी या इस बार कांग्रेस को पटकनी देने के लिए किसी गुर्जर पर दांव खेल सकती है? इस बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं दौसा विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो रही है। 84 में मैंने पहले बताया कि वहां सारा सब कुछ आदिवासी पार्टी पे ही निर्भर है। अब यदि आदिवासी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग उम्मीदवार उतारती हैं तो फिर भाजपा अपना समीकरण फिट करना चाहेगी। खींवसर की मैंने आपको बहुत स्पष्ट बात बता दी कि खींवसर में भाजपा फिर से पुराने उम्मीदवार पर दांव खेल सकती है, जो कि सिर्फ 2000 वोटों से ही हनुमान बेनीवाल से आम चुनाव में हारे थे। वहीं क्या हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का फिर से गठबंधन उपचुनाव में होगा, यह भी देखने वाली बात होगी, या दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती है। अगर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो परिस्थितियां फिर बदल सकती हैं। हालांकि आम चुनाव में भी कांग्रेस, भाजपा और हनुमान बेनीवाल अलग अलग लड़े थे और उसमें हनुमान बेनीवाल ने 2000 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन हर चुनाव, हर समय, हर समीकरण अलग अलग हो जाता है, परिस्थितियां अलग अलग हो जाती हैं। आम चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है, उपचुनाव की परिस्थितियां अलग होती है। वोटर भी उस वक्त अलग बात सोचता है, वह प्रदेश स्तर पर सोचता है कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, हमें किसके साथ जाना है, और उपचुनाव में वह अलग परिस्थितियों में सोचता है कि प्रदेश में किसकी सरकार बन चुकी है, किसको वोट देना चाहिए। वहीं उम्मीदवार कौन आया है, पिछली बार उम्मीदवार कौन था, यह बहुत सारी बातें भी निर्भर करती है। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने तो दावा कर दिया है 5 सीटों पर जीत का, लेकिन इतना आसान यह काम नहीं है, क्योंकि इन 4-5 सीटों की जो प्रकृति है उसमें 4 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, 1 सीट पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा नजर आ रहा है और 84 सीट जो कभी कांग्रेस की सीट हुआ करती थी वहां अब भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा नजर आने लगा है। ऐसे में यह चुनाव रोचक होंगे, ये तो तय है। हालांकि अभी चुनाव कब होंगे यह तय नहीं है, लेकिन संभावना है कि 4 महीने बाद जब हरियाणा, झारखंड के चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, उसके साथ ही इन 5 विधानसभा उपचुनाव की घोषणा भी होगी
और उस समय पता लगेगा कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को सामने लाती है और हार जीत में किसका पलड़ा भारी रहता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।